हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा मौसम सही रहता है केदारनाथ यात्रा के लिए, और कुछ बातें केदारनाथ यात्रा की जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई थी या मैं बताना भूल गया था, इस वाली वीडियो में पक्का गौर करूँगा। तो भाई लोगों, केदारनाथ यात्रा ऑलमोस्ट अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होती है और जो दीपावली के आसपास धनतेरस तक चलती है। ठीक है साहब। तो मोस्टली लोग जाना प्रेफर करते हैं मई के स्टार्टिंग में या अप्रैल में, जैसे ही द्वार खुलते हैं उसके 1 महीने के अंदर अंदर लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके 2-3 महीने बाद तक खूब ज़्यादा वहाँ बारिश होती है और शुरू के दिनों में कम होती है। तो अगर जैसे ही आप जून की स्टार्टिंग में जुलाई अगस्त तक जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश मिलेगी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहेगा। तो अब अगर बारिश होगी पहाड़ों पर दिक्कत तो होगी चलने में, क्योंकि वहाँ चलना भी होता है। फिर कभी कभी हेलीकॉप्टर भी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि बहुत कोहरा होता है, धुआं होता है, बादल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कोशिश ये करो कि जैसे ही द्वार खुलें स्टार्टिंग में मई के लास्ट में या जून में, आप नेट पर सर्च कर सकते हो जब भी आपको जाना हो, और तभी अपनी बुकिंग कराओ टैक्सी की, हेलीकॉप्टर की, जिसकी करानी होती है। तो स्टार्टिंग में जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर 2-3 महीने यात्रा कम ही चलती है, चलती तो है मगर हाँ लोग कम जाते हैं। या फिर अगर बारिश से बचना है तो सितंबर के मिड में या लास्ट में या अक्टूबर या फिर दीपावली तक यात्रा चलती है, तो तब चले जाओ। तब शायद आपको बर्फ़ पड़ती भी मिल सकती है नॉर्मली तौर पे, क्योंकि तब ना मौसम ठंडा हो जाता है, बारिश फिर बहुत ज़्यादा कम पड़ती है और सिर्फ ठंड बढ़ती ही चली जाती है। तो मोस्टली होता क्या है, बर्फ़ भी पड़ती है डेली या फिर कभी कभी। अगर आपके किस्मत में हुआ और इत्तेफाक से बर्फ़ पड़ गई तो बर्फ़ की ही मौज ले सकते हो ना। वहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ी भी मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब जब गया था तो पड़ी भी मिली थी मेरे को, मेरे सामने तो नहीं पड़ी थी क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में गया था। शायद मैंने दर्शन करे थे 8 या 9 मई को करे थे। नहीं, हाँ मतलब ऑलमोस्ट, मतलब शुरू के 10-12 दिन के अंदर अंदर मैंने ही दर्शन करे थे मई के मंथ में। तो मैं तो सबको ये बोलना चाहूँगा कि भाई अगर स्टार्टिंग में जाते हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यात्रा बहुत बढ़िया करके और काफ़ी लोग जाते हैं। बाद में फिर हल्की हल्की हो जाती है यात्रा, और दीपावली के टाइम पर तो जो लोकल लोग होते हैं मोस्टली वही जाते हैं, इतनी दूर का कोई नहीं जाता। और घोड़े खच्चर भी कम हो जाते हैं। और मगर हाँ, उसमें एक चीज़ है, हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको आराम से मिल सकती है, जब नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत बुकिंग चल रही होती है। तो मिलने को तो मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बुकिंग करा लो आप पहले ही बस, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं अमरनाथ जी जा रहा था तो मैंने हेलीकॉप्टर हम तीनों लोगों के लिए बुक कराए थे, उसके बाद वो मैंने कैंसिल करा दिए थे। तो मतलब ये था कि मैंने ऑन द स्पॉट ये नहीं सोचा कि यार मैं वहीं जाकर कराऊंगा, तब तो मुझे कभी भी नहीं मिलते। मुझे पता थी कि कब हेलीकॉप्टर की बुकिंग खुलेगी, मैंने उसी दिन करा दिए थे। ये लगा लो 30 मतलब सीट्स अवेलेबल थी एक साइड से जाने की और आने की। तो मैंने जब साइट खोली तो 18-20 रह गई थी। ये लगा लो मेरे से भी फास्ट लोग थे जो लगे पड़े थे बुकिंग करने में। तो भाई लोगों, मैं 2013 में जब फ्लड आया था केदारनाथ में, तो मैं 4 धाम की यात्रा पे निकला हुआ था। मसूरी से आगे, मसूरी और यमुनोत्री के बीच में मैं कहीं था जहाँ मेरी बस फंस गई थी। मेरी बस के आगे लैंडस्लाइड हुई थी। मेरे पास अब कोई रिकॉर्डिंग या फ़ोटो वोटो तो उसकी है नहीं, बट हाँ मेरी बस के आगे ही उस लैंडस्लाइड हुई थी। फिर बहुत सारी पीछे बसेस, ट्रक्स, जो भी टैक्सी वगैरह थी, बहुत सारी रुक गई, तो बहुत लंबा जाम लगा था। बस इत्तेफाक ये था कि बस के ऊपर ही लैंडस्लाइड नहीं हुआ, वरना हमारा ही लैंडस्लाइड हो जाता। तो आपको पता ही है 2013 में कितनी तबाही मची है केदारनाथ में, और मोस्टली सारे पहाड़ों में केदारनाथ का नाम सबसे बड़ा था। उसके बाद सुबह हुई थी करीब लैंडस्लाइड 9-10 बजे, और भाई पूरे में बादल ही बादल, बारिश होने लगी, पूरे दिन बारिश पड़ी। उसके बाद शाम होते होते जैसे तैसे गाड़ियाँ बैक हुई, वापस आने लगीं। तो हमारी बस जो है मसूरी में आके स्टे करा बस ने। तो हम 3 दिन मसूरी रुके, वेट कर रहे थे कि मौसम ठीक हो जाए और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। 16 जून को या 16 मई को, फ़िलहाल मेरे को मंथ ध्यान नहीं है, 16 डेट थी जब सारा कंफर्म हो गया था कि बहुत बिगड़ करके तबाही मची है और बहुत लोग मरे हैं। 15 की शाम को शायद हुआ था। तब तो सुनने में ऐसा नहीं लग रहा था कि यार इतना बिकट होगा या ऐसा हो गया होगा, इतने लोग परेशान होंगे, है ना। मतलब सुनने में आ तो रहा था मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी तबाही मची होगी। बट जब घर आके टीवी देखा, अरे रे रे, मैंने कि यार कहाँ पहुँच गए थे हम। बट ठीक है, मैं अपनी एक सोच बताता हूँ, अगर कि वहाँ भगवान के दर्शन करके ऐसा हो जाता तो शायद मोक्ष मिल जाता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है ना मिलता,
और लोग कहते हैं वापस आ गए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वापस आ गए तो ज़्यादा अच्छा है तब कोई क्या कर सकता है। बस ये है कि वापस आ गए तो दोबारा ज़रूर जा सकते हैं, और जब बिल्कुल ही चले जाते, बात एक ही है, भगवान के घर ही जाना है, मंदिर या ऊपर वाले घर एग्जैक्टली सेम ही है, मिलना था भगवान से ही इन दी एंड। तो 2012 में मैंने ज्योतिर्लिंगों की यात्रा स्टार्ट करी थी, और 2013 तक मैं 6 महीने और 1 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल में मैं सारे ज्योतिर्लिंग कर लेता। समझ रहे हो ना, इतनी तेज़ रफ्तार से ज्योतिर्लिंग हो रहे थे। मगर मेरे केदारनाथ जी रह गए थे, ठीक है। तो जब केदारनाथ जी रह गए थे तो मेरे 11.5 ज्योतिर्लिंग हुए थे, क्योंकि आधा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है और आधा पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो मैंने 11.5 कर लिए थे और केदारनाथ जी रह गए थे, तो ये था जल्दी से जल्दी कर लें। उसके बाद फिर यात्रा 1-2 साल कुछ खास चली नहीं। जो लोकल पीपल्स होंगे आसपास के गांव के या शहर के, हो सकता है वही गए हों, क्योंकि रास्ता सब टूट गया था। रामबाड़े का रास्ता जो 3-4 किलोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच था, वो सारा टूट गया था। वो तो मैंने खुद भी देखा है अपनी आंखों से। उसके बाद रास्ता जो बना है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है और लंबा भी है और रिस्की भी है, क्योंकि एक साइड में अलकनंदा की, एक साइड में रामबाड़ा था जो बहुत लंबा रास्ता था। अब दूसरी साइड में बना है, यानी दूसरे किनारे पे, वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है और टेढ़ा मेढ़ा है और काफ़ी मोड़ है उस रास्ते में। भाई लोगों, फिर ऊपर वाले की कृपा रही, हम चारों धाम 2017 में करके आए। सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री में सबसे ज़्यादा ठंड लगी मेरे को। शायद 0 टेम्परेचर था या फिर -1 भी होगा, इससे नीचे ही नहीं था, मतलब इतना ही था। तो बहुत ठंड थी। और यमुनोत्री जी में थी, मगर हाँ गंगोत्री जी में हमको ज़्यादा लगी। और केदारनाथ जी का तो कहना है क्या है, हम अच्छे खासे गीले हो गए थे, तो फिर तो वहाँ तो ठंड थी ही थी। हाँ, बद्रीनाथ जी में भी शायद, मतलब ठंड थी बट बेरेबल थी, महसूस हुई, मगर हमने सहन कर ली। तो भाई लोगों, बस ऊपर वाली कृपा रही। 2017 में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए और चारों धाम की यात्रा कर ली। गंगोत्री माता के दर्शन कर लिए, यमुनोत्री माता के दर्शन कर लिए। मसूरी उस वाले टूर में भी था, बट मैं गया नहीं, क्योंकि मतलब टूर वाली बस जो है 1-2 दिन डिले हो गई थी, मेरी वजह से नहीं, ठीक है, सारे लोगों की वजह से जो भी था। क्योंकि एक दिन ऋषिकेश में बस खड़ी रही थी हमारी तीनों बस, तो इसलिए वो डिले हुआ था वहाँ पे। उस वाले टूर में मसूरी रह गया था। तो मसूरी पिछले वाले टूर में कर लिया 2013 में। 3 दिन रुके थे मसूरी में, जम के घूमे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी अगली वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में जो है मैं बहुत सारे ज्योतिर्लिंग 2 बार 3 बार 4 बार भी करके आ चुका हूँ, और कुछ ज्योतिर्लिंग हैं जो सिर्फ एक बार ही करे हैं। तो एटलीस्ट मैं वीडियो में बताऊँगा कैसे कैसे जाना है और वहाँ कैसे कैसे दर्शन है, या फिर कितना टाइम लगता है दर्शन करने में, या फिर आप क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको वहाँ मिल सकती हैं मंदिर के बाहर रहने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, और वहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। और मेरे को भी ध्यान आ जाएगा कि मैंने भी वहाँ कितनी बार एक पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने महाकाल जी और ओमकारेश्वर जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे हैं। और चारों धामों में से भी मैंने कई धाम 2 बार, 1 बार, 3 बार ऐसे कर लिए हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ एक ही बार करे हैं। तो जो एक ही बार करे हैं कोशिश करेंगे उन्हें डबल कर लें, और जो डबल कर लिए हैं, ट्रिपल कर लिए हैं, वो सारा बताऊंगा ब्रीफ क्या पूरे डिटेल में बताऊंगा, एक एक पॉइंट कि कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या करना है, और वहाँ क्या क्या घूम सकते हो, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। मतलब थोड़ा सा बताऊंगा कि कम पैसों में कैसा खर्चा वहाँ कर सकते हैं। बाकी तो देखो साहब, जो चीज़ 10 रुपये मिल सकती है उसको 15 में भी ख़रीद लो और 50 रुपये में ख़रीद लो, वो तो अपनी मर्ज़ी है। और इसके बाद एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। 4 मुख्य वटवृक्ष हैं जो मोक्ष वटवृक्ष कहे जाते हैं, कहाँ कहाँ हैं, हो सकता है लोगों को पता हो, और अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो में पक्का बताऊंगा, क्योंकि मैं चारों जा चुका हूँ। 2-3 की वीडियोस मेरे पे हैं, एक की वीडियो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आई विल मेक श्योर दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल। तो मैं बताऊंगा ज़रूर कि चारों कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे दर्शन कर सकते हैं, और क्या क्या उनका महत्व है, क्या क्या उनके नाम है, और कैसे कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कौन कौन से शहर में है, ठीक है। और इसके बाद में एक चीज़ और बनाऊँगा, हमारे भारत में 14 मुख्य स्थल हैं तर्पण के, यानी कि पिंडदान के। हालांकि हम हर भगवान के तीर्थ में अपने पितरों के लिए कुछ भी दान कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं, या फिर कपड़े दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, और कुछ भी उनके नाम से तर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तर्पण का दूसरा नाम ही होता है दान। तो मैंने जो 14 पॉइंट हैं वो कर लिए हैं, अभी ये 2020 में करे हैं मैंने, मार्च में कंप्लीट। और 14 पॉइंट काफ़ी दिन से लगा हुआ था उसके पीछे,
मतलब सब ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने बुलाया तो हम वहाँ तक पहुँच गए। तो भाई लोगों को ज़रूर बताऊँगा अगली वीडियो में कि 14 पॉइंट कौन कौन से हैं और कैसे कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ थोड़े से रेयर भी हैं और कुछ कॉमन है। जो कॉमन है वो तो आप आसानी से कर सकते हो, जो रेयर हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली वहाँ वो किसी टूर के बीच में या ट्रिप के बीच में नहीं बन सकते, तो स्पेशली आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल 51 शक्तिपीठ जो सती माता के हैं, यानी पार्वती माता के हैं, दुर्गा माता के हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हम निकले हुए हैं। उसमें से 15-16 मैंने कर लिए हैं, या 15-16 से ज़्यादा भी कर लिए होंगे। तो कोशिश ये जल्दी से जल्दी 51 शक्तिपीठ भी हो जाएं, क्योंकि 51 शक्तिपीठ के बाद 108 शक्तिपीठ करने हैं। तो ये है कि मैंने कुछ शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ के कर लिए हैं, कुछ 108 के कर लिए हैं और कुछ 1008 के भी कर लिए हैं। तो बस भगवान की राह में लगे हुए हैं और ज़िंदगी काफ़ी सही चल रही है, ठीक है। और अभी हरिद्वार जाऊंगा हाल फ़िलहाल में, कुछ लेके आना है, और वो जो लेके आऊँगा उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज़ लेके आने वाला हूँ। तो वेट कर सकते हो आप लोग। बस जल्दी से ना थोड़ा सा कोरोना का कोविड का चक्कर ख़त्म हो जाए, तो या तो ट्रेन से या फिर कार से या फिर बस से, जैसे ही मौका लगेगा फटाफट निकल जाऊँगा। ऑल तो मुरादाबाद से ट्रेन तो चल रही हैं हरिद्वार के लिए, बट ठीक है यार, अभी मैं नहीं जा रहा, है ना। थोड़ा सा और 1-2 महीने इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि जो मैं लेके आने वाला हूँ शायद 2-3 बैग में आएगी वो चीज़। कार लेकर जाऊँगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिग्गी में आराम से आ जाएगी। और अगर बस में भी लेके आऊँगा तो कम से कम 2-3 बैग मेरे को एक्स्ट्रा लेके जाने पड़ेंगे, और बहुत ध्यान से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी थैले वैले में कट्टे वट्टे में रख के लाऊँगा, वो चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं उन चीज़ों में रख के लाऊँ। तो कोशिश ये करूँगा कि कार लेके जाऊँ। बाकी ट्रेन में आ सकता है, बट मैं किसी 1-2 बंदे को साथ में लेकर जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा उन चीज़ों का। तो गैस कर सकते हो कि क्या हो सकता है, ठीक है। वो चीज़, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। वो चीज़ 18 है और एक उसमें से मेरे पास है, तो बचे 17 में मैं 16 लेके आऊँगा, एक उसके बाद लेके आऊँगा जब 16 कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब सोचो कि क्या हो सकता है वो। तो भाई लोगों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय बोलेगी, हर हर महादेव। अगली वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली हैं, तो ज़रूर लाइक करना इस वाली वीडियो को, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई लोगों, कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ पूछनी है, सीधा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, हर हर महादेव।